फॉर ग्लास, ग्लास के लिए तुम्हें पता है म्यू कितना होता है 3/2 1.5। सो अगर तुम आईसी कैलकुलेट करते हो ग्लास के लिए तो आता है साइन इनवर्स 1/μ यानी 2/3.66। टेबल देखना आता है सबको या नहीं आता? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो दी हुई होती हैं उसमें इनवर्स वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो साइन टेबल में जाकर तुम देखोगे 0.66 जोड़ लो, उसके सामने वाली रो, उसके ऊपर वाला कॉलम, तो तुमको मिलेगा अराउंड 41 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 41 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो ग्लास उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, टेयर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल फॉर डायमंड। डायमंड की बात करें तो म्यू होता है 2.4, आई से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2.4। कोइंसिडेंस ये है कि याद रखना आसान है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इट इज 24 डिग्री 2.4 24। इसका मतलब नहीं किसी के लिए 2.8 हो तो 28 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोइंसिडेंस है, यहाँ पर ऐसा है। तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, ये जो फैक्ट है, ये तथ्य है, क्या ये फैक्ट डायमंड कटर के किसी काम का है? अंग्रेजी गरीब भाषा है। डायमंड कटर उस मशीन को भी बोलेंगे जो हीरा तराशने में काम में ले जाएगी, काटने में काम ले जाएगी, और वो व्यक्ति भी डायमंड कटर है जो हीरा तराशता है। तो यहाँ डायमंड कटर किसके लिए आया? हीरा तराशने वाले व्यक्ति के लिए आया। क्या उसके लिए ये फैक्ट कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री किसी काम का है? बहुत काम का है। वो हीरे की एजेस को इस तरह से तराशेगा, काटेगा कि एक बार लाइट एंटर कर जाए डायमंड में तो जब भी बाहर निकलने की कोशिश करे एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो टीआईआर होगा और लाइट अंदर ही घूमती रहेगी। और यही कारण है कि हीरा जगमगाता है। पर यहां फिर से तुम्हें फाइन डिटेल समझनी पड़ेगी। अगर टीआईआर परफेक्टली हो तो लाइट अंदर ही रहेगी, और जब तक लाइट बाहर नहीं आएगी तो तुम्हें दिखेगी नहीं दिखेगी। तो अगर टीआईआर परफेक्टली हो तो हीरा नहीं जगमगाएगा। टीआईआर परफेक्टली नहीं होता, लाइट कुछ कुछ निकलती रहती है, उसकी वजह से जगमगाने वाला इफेक्ट आता है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं साउंड में जो लिंगरिंग इफेक्ट होता है उससे। क्या तुमने पढ़ा है साउंड एकॉस्टिक्स में? व्हाट इज लिंगरिंग ऑफ साउंड? LINGERING, लिंगरिंग ऑफ साउंड। तो अभी बता देता हूं मैं, जस्ट फील इट, तुम इसको महसूस कर सकते हो। जब मैं बोल रहा हूं तो एक तो मेरी आवाज डायरेक्ट आ रही है तुम तक सीधे, और वही आवाज फर्श से, छत से, दीवारों से टकरा कर भी तुम तक पहुंच रही। 11 में तुमने इको के बारे में पढ़ा होगा। इको के लिए सामने वाली वॉल की डिस्टेंस एटलीस्ट 17 मीटर होनी चाहिए। तब क्या होता है, तुम्हें वो साउंड सेपरेटली सुनाई देती है एक अलग आवाज की तरह, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इको। क्योंकि दो आवाजों के बीच अंतर 1/8 सेकेंड से ज्यादा हो जाता है। 1/10 ले लेते, कई बार 1/8 ले लेते। तो यहां पर जब हम हीरे की बात कर रहे हैं, लिंगरिंग ऑफ साउंड से लिंक कर रहे हैं उसको, तो गौर करो, अगर मैं बोलना बंद कर रहा हूं उसके बाद भी दूसरी आवाज तो नहीं आ रही, इको तो नहीं आ रहा है ना, बोल रहा हूं तब, पर एक आवाज में गूंज है, सोर्स कट ऑफ होने के बाद भी साउंड बची रहती। अगर ये क्लास खुले मैदान में जंगल में चल रही होती तो क्या ये इफेक्ट होता? वहां पर माइक लगा के रखते, पर ये इफेक्ट साउंड का नहीं होता जो यहां पर है। दिस इज कॉल्ड लिंगरिंग ऑफ साउंड। सिमिलरली जब हम लाइट सोर्स कट ऑफ कर देते हैं, रोशनी डालना बंद कर दिया हीरे पर, तो भी हीरे से कुछ देर तक रोशनी निकलती रहती है जो एंटर कर गई थी पहले। वो टाइम डिले के साथ निकलती है, यानी एक टाइम डिले आता है। जैसे साउंड में एक टाइम डिले आ रहा है, वैसे लाइट में एक टाइम डिले आता है। दैट्स व्हाई डायमंड स्पार्क्स या स्पार्कल्स
ये डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज बिकॉज ऑफ दिस, उसका जगमगाना इस कारण से, जिसको हम लिंगरिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो TIR परफेक्टली नहीं होता इसलिए हीरा जगमगाता है, और अगर TIR परफेक्टली हो जाए तो हीरा नहीं जगमगाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ TIR। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, गौर करो, हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस में हमने पढ़ा TIR। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? TIR की एप्लीकेशन में आ, उसमें पहला पॉइंट ही वही है। हाँ बोलो। डायमंड में जब कुछ लाइट अगर सर ये 24 डिग्री पर सर उसमें एंटर कर गया, 24 डिग्री से जैसे एंगल ज्यादा होगा तब TIR होगा, 24 से कम एंगल है तो TIR नहीं होगा। तो सर अगर उसमें लाइट एंटर कर गया, फिर सर कुछ और एंटर करने के बाद सामने की एज पर जाके टकरा रहा है, तो हमने एज को इस तरह से एंगल दिया है कि इस लाइट का एंगल 24 से ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा हो गया तो TIR वापस वो टकरा के घूमेगी, सामने वाली एज पर जाएगी, वहां फिर अगर 24 से ज्यादा हो गया तो फिर अंदर, तो अंदर घूमती रहेगी। ये लाइट एंटर की थी कुछ समय पहले, अभी अंदर घूम रही है, लीक भी होगी, हमारी आंख तक कम पहुंचेगी। हाँ, निकल के आई तो हमारी आंख तक पहुंची, पर सारी की सारी हम तक नहीं पहुंच रही है, किश्तों में पहुंच रही है, टाइम डिले के साथ पहुंच रही है। तो लाइट सोर्स तो मैं कट ऑफ भी कर दिया, बंद कर दिया लाइट अंधेरे में, तो हीरा कुछ देर तक जगमगाएगा। अगर परफेक्ट TIR हो रहा है तो लाइट बाहर आएगी नहीं, बाहर जब आएगी नहीं तो हमारी आंख तक पहुंचेगी नहीं। पर कुछ लाइट उस पर पड़ के सर किसी और एंगल पे पड़ के हमारी आंख तक आएगी तो सर हमको दिखाई नहीं सकता। लाइट सोर्स को कट ऑफ कर दिया तुमने, कट ऑफ करने के बाद हीरा जो जगमगाता है वो इफेक्ट बोलते हैं। तो पहला ही जो एप्लीकेशन है, पहले जो एप्लीकेशन तुम लिख रहे हो, पहला एग्जांपल वो लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड is because of TIR. The brilliance of diamond is because of TIR. Brilliance of diamond is because of TIR. Second point, नाम सुना है तुमने मिराज? Yes sir. दृष्टि भ्रम, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। गर्मी के दिनों में डेजर्ट में देखने को मिलता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन हम TIR के बेसिस पर दे सकते हैं। सेकेंड इज मिराज, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखोगे, एंड लूमिंग, ब्रैकेट में एंड लूमिंग, LOOMING, लूमिंग। लूमिंग का जिक्र NCERT में नहीं है, पर हमें लूमिंग भी पढ़ना है और मिराज भी पढ़ना है। मिराज दिया हो, देखो फिर से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो विदेशी भाषाओं में बहुत सारे शब्द हिंदी और संस्कृत से गए हैं, बहुत सारे शब्द मैच हो जाएंगे, तुम देखोगे तो ऐसे कैसे मैच होंगे। जहां जहां कभी ऐसा कोई वर्ड आएगा तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, वो मैच हो जाएंगे। जैसे गांव में नहीं बोलते थे कोई लटकता है तो लूम रहा है, पेड़ पे लूम रहा है, लूमना। तो यहाँ पर भी इमेज अगर लटकते हुए देखेगी तो उसके आप बोलेंगे लूमिंग। तो जैसे डेजर्ट एरिया में गर्मी के दिनों में होता है, ऐसे ही ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ ठंड पड़ती है वहां पर बर्फ के पार्ट उल्टे लटके हुए नजर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लूमिंग। तो अब तुम्हें ड्राइंग दिखाने का मौका मिल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, तुम अपने हिसाब से उस ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक पेड़ बनाऊंगा तो तुम्हारी मर्जी है, तुम नारियल का पेड़ बना सकते हो, केले का पेड़ बना सकते हो, नीम का पेड़ बना सकते हो, मैं आम का पेड़ बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वर तुम अपनी पसंद का बना सकते हो। तो मेरा हेडिंग है, उसमें एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम से समझेंगे फिर लिखेंगे। आम के पेड़ पर अगर तुमने गौर किया हो, कभी तुम जा रहे हो कहीं पर तो खेत में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोल होता है, शेप पूरा गोला ही है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढ़ता, यूनिफॉर्म बढ़ता है। और नीचे जो है घास फूस लगी हुई, दिस इज ग्राउंड लेवल। अभी मौसम नहीं है ना, गर्मी में आएंगे।
यहां पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखाएंगे हम। नीचे की लेयर रेयर, तेज गर्मी पड़ रही है ना तो अर्थ गर्म हो गई, तो अर्थ के कांटेक्ट में आके हवा भी गर्म हो गई, तो नीचे वाली लेयर रेयर, उसके ऊपर जाएंगे तो डेंसर, और ऊपर जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ग्रेजुअली डेंसिटी बढ़ रही है कुछ इस तरह। सनलाइट जो पेड़ पर पड़ती है, गिर रही है, पेड़ रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंचती है, ऑब्जर्वर पेड़ को देखता है, यानी उसे पेड़ दिखाई देता है। कुछ लाइट पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ जा रही है, जो नीचे की तरफ जा रही है वो जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटते हटते एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चले जाता है, और फाइनली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो उसका टीआईआर हो जाता है, और टीआईआर होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। अब हमारा माइंड ये इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि लाइट मुड़कर आ रही है, रे ऑप्टिक्स में लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हमें पेड़ के साथ साथ पेड़ की इन्वर्टेड इमेज नजर आती है नीचे। तो माइंड ये तो इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि वहां मिरर लगा हुआ होगा, क्योंकि मिरर वहां रख के कौन गया, मिरर नहीं। तो माइंड इंटरप्रेट करता है कि जैसे वहां पानी भरा हुआ हो, क्योंकि पानी में भी इमेज नजर आती है। तो इस दृष्टि भ्रम को, इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हम कहते हैं मिराज। तो डायग्राम बनाकर थोड़ी सी लैंग्वेज तुमको लिखनी है। इसके कॉन्ट्रेरी दूसरा डायग्राम बना देता हूं, वो भी तुम बना सकते हो, फिर लैंग्वेज एक साथ लिख देते हैं। एस्किमो प्रदेश जो होता है, यानी ठंडे प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ डबल कोल्ड घर होते हैं, बर्फ के बने हुए घर, जिनको बोलते हैं इग्लू। तुमने अगर गौर किया हो तो इतनी तेज गर्मी में भी ये खुश है, और इतनी तेज सर्दी में भी खुश है। इससे हमें सीखना है कि मौसम से हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे गर्मी पड़े, सर्दी, चाहे बारिश, हमेशा एक सा रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्योंकि नीचे ठंडा है, बर्फ है, तो नीचे की हवा डेंसर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेयर होती चले जाएगी। सनलाइट जो इग्लू पर गिर रही है, बर्फ के घर पर, वो एक तो डायरेक्टली पहुंच रही है रिफ्लेक्ट होकर, दूसरी जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही है वो जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, और ग्रेजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो फाइनली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा तो टीआईआर होगा, इसकी आंख तक पहुंचेगी। रे ऑप्टिक्स है, इसको लगेगा सीधी यहां से कहीं से आ रही है, यानी एक घर तो ये दिखेगा और एक घर हवा में उल्टा लटका हुआ नजर आएगा। इसको कहते हैं लूमिंग। तुमने अगर नाम सुना हो तो घोस्ट शिप, भूतिया जहाज, तो वो ऐसे होता है, जहाज पे उल्टा लटका हुआ नजर आता है, बर्फ के पहाड़ पे उल्टा लटके हुए नजर आते हैं ध्रुवीय प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं लूमिंग। कुछ रिफ्रेशर्स में घोस्ट शिप जब वो बनाते हैं तो डायग्राम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ सीधा ऊपर भी सीधा ही दिखाते हैं जहाज, तो वो गलत है, सीधा नहीं होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा लटका होगा। रेयर टू डेंसर तो नॉर्मल से दूर हटेगी नहीं, रेयर टू डेंसर नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के पास आएगी तो टीआईआर नहीं हो सकता, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा।
फिर जब तुम कंपटीशन की क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां पर एक स्पेशल केस होगा इसका, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड TIR। हमारे सिलेबस में नहीं है, IIT के सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी कुछ टीचर्स उसको पढ़ाएंगे। तो ट्रंकेटेड TIR, डेंसर मीडियम, बीच में रेयर मीडियम की पट्टी आ गई और फिर से डेंसर मीडियम। ट्रंकेटेड वर्ड से फैमिलियर हो ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, काट दिया कौन को, ट्रंकेटेड कहते हैं ना उसको, नहीं हो फैमिलियर? हाँ, फ्रस्टम, ट्रंकेटेड। फ्रस्ट्रेटेड TIR भी बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, जैसे फ्रस्ट्रेटेड TIR भी बोलते हैं। बहुत से शब्द ऐसे मिलते जुलते होते हैं, पर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे आते हैं, लैंग्वेज में लिखोगे डायग्राम बनाने के बाद, इन हॉट समर डेज, इन हॉट समर डेज, comma, in desert area, the layer of air in contact with earth get heated and rarefied, get heated and rarefied, RAREFIED, rarefied. So one can see image of an object along with the object. One can see image of an object along with the object as shown due to TIR, comma, it is called, या this effect is called भी लिख सकते हो या लिख सकते हो it is called mirage, comma, which is an optical illusion, due to which we feel that water is filled, feel that को काट दो, feel तक लिखो, आगे कुछ भी लिखा है तो काट दो, due to which we feel presence of water, तो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका भी कहते हैं इसको, ये यही है। रेगिस्तान में नखलिस्तान का भ्रम होता है। नखलिस्तान किसको बोलते हैं? पेड़ लगे हुए दिखते हैं, पानी दिखता है, तो पेड़ तो होते हैं पर पानी नहीं होता है, ठीक है, पेड़ वहां हो सकते हैं, तो पानी क्यों दिखता है? क्योंकि पेड़ की इमेज नजर आती है नीचे, तो माइंड इंटरप्रेट करता है शायद पानी भरा हुआ है, उसी में इमेज दिख रही है, पर वो इमेज दिख रही होती है बिकॉज ऑफ TIR। तो हमने पढ़ लिया मिराज। अगली एप्लीकेशन, नेक्स्ट, पोरोप्रिज्म, PORRO, पोरोप्रिज्म, PORRO, पोरोप्रिज्म, ब्रैकेट में लिखोगे टोटली रिफ्लेक्टिंग, कॉमा, आइसोसेलस, कॉमा, राइट एंगल्ड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, totally reflecting, isosceles, right angled, triangular prism, ब्रैकेट क्लोज। क्या तुमने पोरोप्रिज्म देखा है? क्या तुमने टोटली रिफ्लेक्टिंग आइसोसेलस राइट एंगल्ड प्रिज्म देखा है? कहां पर देखा है तुमने? गर्दन हाँ में लाइक कहां पर? फिजिक्स लैब में देखा है। ऑर्डिनरी प्रिज्म देखा है, इक्विलैटरल प्रिज्म या आइसोसेलस देखा है? आइसोसेलस देखा है राइट एंगल, वो तो इक्विलैटरल प्रिज्म में वहां जिससे प्रैक्टिकल करते हैं फिजिक्स लैब।
यहाँ नहीं, कहीं और देखा है? अच्छा ठीक है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, फिर तुम याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करना कि कहीं तुमने इसको यूज किया है या नहीं किया है। तो जो तुमने लिखा है इसमें हम सीधे डायग्राम बनाएंगे। जैसा नाम है, ये क्या करेगा, हमने देखा 41 डिग्री से ज्यादा एंगल हो जाए, ग्लास के लिए देखा 41 से ज्यादा 45 डिग्री एंगल हो गया तो क्या होगा, टी आई आर होगा। तो अगर एक प्रिज्म को इसमें पार्ट ए कर दो, बेंडिंग थ्रू 90 डिग्री, बेंडिंग लाइट रे थ्रू 90 डिग्री, तो ये हो गया आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म एबीसी। टोटली रिफ्लेक्टिंग है कैसे, मान लो कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इसके फेस एबी पर, नॉर्मल इंसिडेंस स्नेल्स लॉ काम नहीं करेगा, सीधे जाकर फेस एसी पर टकराएगी, जहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है 45 45 90, तो ये एंगल ज्योमेट्री से तुम देख सकते हो कितना बनेगा 45 डिग्री। जब भी तुम कोई रे डायग्राम बनाते हो एरो लगाना जरूरी है, रे किधर से किधर जा रहे दिखाने के। तो फेस एसी पर टी होगा, रे बैंड होकर इस फेस पे आकर गिरेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो वो 45 से ये भी 45, तो यहाँ 90 पर इंसिडेंट होगी तो इधर सीधी निकल जाएगी। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, रे 90 से बैंड हो गई यूजिंग पॉरोप्रिज्म की मदद से। हम पूरे ऑब्जेक्ट को भी बैंड कर सकते हैं 90 से, पूरे ऑब्जेक्ट को बैंड करना है। जब भी तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाना है तुम्हें दो रे लेनी होगी, तो मान लो यहां ऑब्जेक्ट है पी क्यू, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम कैसे बना करते बोलते कंप्लीट द रे डायग्राम, तो तुम क्या करोगे, एक रे भेजोगे ऊपर से जिसका टी आर होगा रिफ्रैक्शन, दूसरे नीचे से उसका भी टी आर होगा, क्योंकि एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 45 हो जाएगा, क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 41 डिग्री। रेज आपस में इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगी, फिर भी तुम्हें यहाँ इमेज बनानी है। जो P है वो हो जाएगा P डैश, जो Q है वो हो जाएगा Q डैश, 90 डिग्री से बैंड हो जाएगी इमेज, दिस इज इमेज ऑफ P Q, ऑब्जेक्ट बैंड हो गया 90 डिग्री से। याद करो किसी पुरानी पिक्चर में तुमने देखा हो तो जब पूरा फैमिली फोटो खींचा जाता था, पुराना वाला जो कैमरा जिसमें फोटोग्राफर कंबल ओढ़ लेता था, ऊपर से देखता था, सामने का व्यू दिखता था, बिकॉज उस कैमरे में एक पॉरोप्रिज्म लगा होता था जो सामने से आने वाले रेस को 90 डिग्री पर बैंड करके दिखाता। तो पॉरोप्रिज्म की एप्लीकेशन हो गई बेंडिंग थ्रू 90 डिग्री। फिर तुम्हें अगर और कुछ याद आ रहा हो तो तुम बताओ, नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। पेरिस्कोप, तो अगर तुमने पेरिस्कोप बनाया तो तुमने शायद मिरर यूज किया होगा 45 डिग्री के एंगल पर, प्लेन मिरर, बट प्लेन मिरर थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, पर ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग है जो टीआईआर पर बेस्ड है ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसमें इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो एक्चुअल पेरिस्कोप जो कि पनडुब्बी में लगा होता है उसमें पोरोप्रिज्म लगा होता है। हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन, उसमें हमने पढ़ा टीआईआर, फिर हम टीआईआर की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा पोरोप्रिज्म। अब हम पोरोप्रिज्म की एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आएगा पेरिस्कोप, इसकी भी एप्लीकेशन क्या है पेरिस्कोप। जेड शेप का ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, पनडुब्बी में नीचे से हम देख लेते हैं बाहर का व्यू, तो इसमें पोरोप्रिज्म कैसे काम करता है, एक पोरोप्रिज्म यहां लगा इस ओरिएंटेशन, दूसरा यहां लगा होता है इस ओरिएंटेशन। जो लाइट रे इधर से एंटर करेगी, नॉर्मल इंसिडेंस पे टीआईआर 45 डिग्री एंगल, नॉर्मल इंसिडेंस फर्स्ट फेस पे सेकंड फेस पे टीआईआर, इधर से बाहर निकलेगी और ऑब्जर्वर इधर से देखेंगे। तो
एक पेरिस्कोप में 2 फोटोप्रिज्म इस तरह से अरेंज करके लगा। ये एप्लीकेशन हो गई फोटोप्रिज्म। अगर मुझे 180 से बेंड करना है, 180 डिग्री, बेंडिंग लाइट रे थ्रू 180 डिग्री, तो कैसे हो? हाँ, हाइपोटेन्यूज की तरफ ऐसे अरेंज करो। दिस एंगल इज 90, ये दोनों सेम 45 45। रे इधर से आई, नॉर्मल इंसिडेंस एंटर करके सामने के फेस पे टकराई, एंगल हो गया 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 41 से बड़ा, टीआईआर हुआ, रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, फिर से टीआईआर हुआ 45 डिग्री, रे फिर से रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल इंसिडेंस जब चली गई, 180 से बेंड हो गई। अगर पूरे ऑब्जेक्ट को बेंड करना है, 2 रे लेनी होंगी, ऑब्जेक्ट PQ, ऐसे डायग्राम बना के देते हैं, तुमसे बोलते कंप्लीट द रे डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एक रे जो यहां से जाएगी आफ्टर टीआईआर इधर से निकलेगी, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। दूसरी जो यहां से जाएगी उसका भी टीआईआर होगा, यहां तक पहुंचेगी। तो जो P से जा रही है वो पहुंचेगी P डैश पर, जो Q से आई वो पहुंचेगी Q डैश पर। हमें मिलेगी इन्वर्टेड इमेज, PQ से इन्वर्ट होकर P डैश Q डैश, 180 डिग्री बेंडिंग। इसकी एप्लीकेशन बताओ, कहीं यूज किया है या कहीं यूज हो सकता है? एनी आइडिया? जब तुम छोटे बच्चे थे, मेले में घूमने गए, तुमने जिद की, वहां दूरबीन मिल रही थी काले रंग की, तुमने कहा दूरबीन चाहिए, पेरेंट्स ने दिला दी, वो दूरबीन ऐसी थी, बाइनोकुलर। यहां कुछ एक स्क्रू था एडजस्टमेंट के लिए, जिससे लेंस कुछ बाहर निकल जाते थे अंदर। पर इस दूरबीन में ऑब्जेक्टिव के ठीक सामने आईपीस था, एक ही लाइन। जब तुम थोड़े बड़े हुए, तुमने कहा ये तो बच्चों वाली दूरबीन है, ये नहीं, हमको चाहिए ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाली दूरबीन। तो पहले तो रशियन मेड आती थी, फिर बाद में सब चाइना मेड हो गया, चीन का माल आता है सब। तो तुमने नई दूरबीन खरीदी जिसका स्ट्रक्चर इस दूरबीन से थोड़ा सा डिफरेंट था। किस सेंस में? दूर पास का अरेंजमेंट तो वैसे ही था, वो भी पढ़ेंगे हम, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। एक में इमेज होती है मैक्सिमम मैग्नीफाइड, पर आंख पर जोर पड़ता है देखने में, आइदर स्ट्रेन, सुनते जा रहे। दूसरे एडजस्टमेंट में इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, पर आंखें रिलैक्स रहती हैं, आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ता उस पोजीशन में देखने में। ये जो दूरबीन थी थोड़ी स्पेशल थी। क्या खास बात थी? आईपीस थोड़ा ऑफसेट थे, अलग हटके, ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल सामने नहीं थे। आईपीस ऑब्जेक्टिव ऑफसेट। तो इमेज यहां तक कैसे पहुंच रही थी? इस दूरबीन में इफेक्टिव पाथ लेंथ को बढ़ाने के लिए, टेलीस्कोप और दूरबीन में अंतर क्या होता है? टेलीस्कोप खुद ही लंबा होता है ट्यूब, और दूरबीन होती है छोटी। अब अगर टेलीस्कोप लंबा है तो दोनों लेंस के बीच की दूरी ज्यादा रखी जा सकती है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन जब हम डिराइव करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आती है FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन FE, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। जब इसकी ट्यूब की लेंथ निकालेंगे तो ट्यूब की लेंथ आती है FO प्लस FE। ये डिराइव करेंगे आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं चाहता हूं मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा तो मुझे FO ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और FO जितना ज्यादा होगा ट्यूब की लेंथ उतनी ज्यादा होगी।
तो ट्यूब की लेंथ दूरबीन में तो ज़्यादा रख नहीं सकते, हम टेलीस्कोप में तो रख सकते हैं। तो दूरबीन में इफेक्टिव लेंथ बढ़ाने के लिए हम पोरोप्रिज्म यूज करते हैं। यहाँ एक पोरोप्रिज्म लगा होता है, यहाँ एक पोरोप्रिज्म लगा होता है, मीन्स एक साइड में 2, तो एक दूरबीन में कुल मिला के 4, ये वाली दूरबीन खोलेंगे 4 पोरोप्रिज्म निकल जाएंगे। तो लाइट कैसे आती है, यहाँ से आएगी, ये 180 से बैंड करके इस तक पहुंचाएगा और ये 180 से बैंड करके आईपीस तक। तो इफेक्टिव पाथ लेंथ कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई, 3 गुना। तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिल जाती है। तो दिस इज स्पेसिफिक यूज ऑफ पोरोप्रिज्म। इसमें दूरबीन खोल के देख सकते, दोनों ही बैटरी खत्म। कि पोरोप्रिज्म एक नहीं, तुम में से कुछ लोगों के पास इतने पोरोप्रिज्म एक जने के पास जो ऐसी चीज में लगे हुए हैं कि उसमें से तोड़ के तुम चाहो तो क्लास में हर एक को एक एक पोरोप्रिज्म दे सकते हो, और कोई ज़्यादा दुख भी नहीं होगा तुमको, मतलब कि कुछ नुकसान हुआ है, चीज़ टूट गई। तो में से कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, घर से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से घर जाने के लिए। अब बताओ कहाँ है, मैंने बहुत सारा हिंट दे दिया तुमको। वो पोरोप्रिज्म कहाँ लगे हुए हैं जो 180 डिग्री से बेंडिंग करके तुम्हारी जान बचाने का काम कर रहे हैं। बाइसिकल रिफ्लेक्टर, साइकिल में पीछे वाली जो लाल रंग की लाइट होती है उसका स्ट्रक्चर हाथ लगा के देखो कि दानेदार है, हर दाना एक पोरोप्रिज्म है। जब तुम काले रंग के कपड़े पहन लेते हो और अंधेरी रात में साइकिल पर बैठकर निकल जाते हो, तो तुम्हारी जान बचाने का काम कौन करता है? पीछे से जो आ रहा है उसको तुम थोड़ी दिखाई दोगे, वो साइकिल की लाल लाइट चमकेगी, पीछे से आने वाले व्हीकल की लाइट इस पोरोप्रिज्म पर पड़ती है, पोरोप्रिज्म 180 से बैंड करके वापस ड्राइवर तक भेजता है, तो उसको पता चल जाएगा आगे तुम जा रहे हो। तो 180 डिग्री से बैंडिंग। तो इसकी एक एप्लीकेशन क्या हुई? बाइसिकल रिफ्लेक्टर। एक एप्लीकेशन क्या हुई? प्रिज्म बाइनोकुलर। इस दूरबीन को स्पेशली बोलते ही क्या है? प्रिज्म बाइन, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रिज्म बाइनोकुलर। प्रिज्म बाइनोकुलर जिसमें प्रिज्म लगा होता है। अब ये साउंड डायरेक्ट लेगा, नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन क्या है आपकी? ऑप्टिकल फाइबर। नाम सुना ही होगा तुमने ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टीआईआर पर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर तुमने देखा होगा सजावटी लैंप आते हैं मेले में मिलते हैं, टॉर्च के आगे भी लगे रहते हैं प्लास्टिक के फाइबर, लैंप में हमने लगा सकते हैं। एक एंड पर लाइट डालोगे तो दूसरे एंड से निकलेगी, उससे पहले नहीं। ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में जो तुम्हें पता होना चाहिए, डायग्राम बनाएंगे इसके। एक पाइप बना के दिखाओगे, इस पे कोटिंग दिखाओगे, आउटर सरफेस पर कोटिंग आती है, डबल बॉन्ड करनी। तुमसे एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि जो कोटिंग है इसको क्या कहते हैं? तो इसका स्पेसिफिक नेम है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है या तो ग्लास या तो क्वार्ट्ज, ग्लास या फिर क्वार्ट्ज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अराउंड 1.7, जो इसका कोर मटेरियल है। और जो ये कोटिंग है
सर्कमफ्रेंस पर, इसको कहते हैं क्लैडिंग, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम, अराउंड 1.4। तो लाइट अगर एक बार एंटर कर जाए तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ये जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, टीआईआर होगा, वापस लौट आएगी, मल्टीपल टीआईआर सफर करके दूसरे एंड से बाहर निकल पाएगी, उससे पहले नहीं। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से काम करता है। तुमसे इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। अभी आया था 13 बोर्ड में क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बना लो, इसको बनाने के बाद लाइन कर दो। Its function is based on TIR. बराबर डॉट। Its function is based on TIR. That is I dot E dot. The light entering from one end, the light entering from one end suffer multiple TIR. Light entering from one end suffer multiple TIR and can exit from the other end only. और कहीं से बाहर निकलती can exit from the other end only, दूसरे एंड से निकलती। हमारे मन में सवाल ये उठना चाहिए कि कोटिंग की क्या जरूरत है, बाहर तो हवा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.4 से भी कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डेंसर टू रेयर, तो म्यू उतना ही ज्यादा होगा, आई से उतना ही कम होगा, क्योंकि म्यू तो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, और अगर आई से कम हो तो हमारे तो बढ़िया है। तो इसका जवाब ये है, जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर को हमेशा हवा में ही काम मिले, समुद्र में पानी में भी ऑप्टिकल फाइबर लाइंस बिछी हुई, एक देश से दूसरे देश तक जा रही, जमीन में भी बिछाते हैं। इस वजह से ये एंश्योर करना जरूरी है कि उस पर ही कोटिंग हो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल की। और ये तो एक फाइबर है, ऐसे कई फाइबर का पूरा बंच होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसके थ्रू सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, सिग्नल इलेक्ट्रिकल नहीं, लाइट जाती है एक एंड से दूसरे एंड पर। जैसे बाकी बिजली कैसे जा रही है, तार से जा रही है, तो ऑप्टिकल फाइबर से अगर तुम्हें कोई सिग्नल भेजना है, साउंड सिग्नल भेजना है, जैसे आजकल आने लगा ना स्पीकर के लिए साउंड वाला कनेक्टर आता है, वो ऑप्टिकल कनेक्टर भी होता है, सेट टॉप बॉक्स में भी होता है, पीछे सिग्नल के लिए ऑप्टिकल कनेक्टर होता है। जैसे पहले क्या होता था, टीवी के पीछे एक तार लगा देता था एंटीना, उसी से ऑडियो उसी से वीडियो सब कुछ सारे चैनल उसी से। फिर सेट टॉप बॉक्स आया तो 3 लीड आई, उसमें येलो और वीडियो, रेड फॉर लेफ्ट ऑडियो, व्हाइट फॉर राइट ऑडियो। ये था स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स एसडी। फिर आया एचडी, उसमें केवल है एचडीएमआई केबल, एचडीएमआई केबल हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ये सब मैंने समझ लिया था फॉर कम्युनिकेशन। तो एचडीएमआई केबल आई, उससे हमने जोड़ा, पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी और इंप्रूव हो गई। उसके बाद आगे अभी आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल कनेक्टर से हम जोड़ते हैं तो सिग्नल कैसे जाता है, मान लो स्पीकर को सिग्नल जा रहा है, साउंड सिग्नल है, जैसे तुमने लाइट नाचती हुई देखी म्यूजिक के साथ एलईडी डांस करती, कम जलेगी धीरे जलेगी लाइट में जलेगी, वैसे ही एक एंड पर मान लो लाइट लगा दी, दूसरे एंड पर लगा देते हैं फोटो डायोड, जो कैमरा में होता है फोटो डायोड, लाइट को सेंस करना। इधर उस लाइट को हमने दिया, इधर उस लाइट को हमने दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो लाइट जल रही है, बंद हो रही है, कम जल रही है, ज्यादा जल रही है, तेज हो रही है, धीमे हो रही है म्यूजिक के साथ, तो वो लाइट यहाँ से होकर यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ पर ऑप्टिकल डिटेक्टर ने फोटो डायोड डिटेक्ट कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी को, डिटेक्ट करके उस लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको वापस कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिशन किस फॉर्म में हुआ, ऑप्टिकल फॉर्म। ऑप्टिकल फॉर्म में जब तक ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन टीआईआर।
जबकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर ट्रांसमिशन होता है तो I2RT एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि इसमें कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा है तो उसमें एनर्जी लॉस होगा I2RT। इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। अब इसकी भी एप्लीकेशन की बात करें सबहेडिंग एप्लीकेशन तो एग्जाम में 2013 में पूछा गया था एंडोस्कोपी मेडिकल एप्लीकेशन फर्स्ट यूज फॉर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में काम करते हैं। क्या होती है एंडोस्कोपी? या तो मुंह से, गले से या नाक से दो ऑप्टिकल फाइबर चला देते हैं, एक से लाइट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे से कैमरा जोड़ देते हैं। तो एक लाइट इफेक्ट और चलता है, दूसरा अंदर का हाल कैमरे में दिखा देता है। तो किसी के पेट में लगातार दर्द रहता है, अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे पता करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर डालकर अंदर का हाल पता चलेगा। जो लोग रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक जिनका नाम है उनको पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, रेगुलरली माउंटेन ड्यू, व्हाटएवर जो भी है वो ये स्लाइस या वो ये रेगुलरली इनको पीते हैं। इन सब में जो जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेज है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है अंदर, जिसकी वजह से इनका पीएच जो है 2 के आसपास बन रहा है। ये सबका पीएच होता है 2। तुम्हें चीपा थोड़ा चरपरा स्वाद आता है, उससे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसको पी लो। पर हमारी बॉडी डिजाइन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालने के लिए, ना कि अंदर रहने के लिए। तो इसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। फिर ये हाईली एसिडिक है, हमारी बॉडी का पीएच 7 है, उनका पीएच भी 7 है। और स्लाइटली अगर बेसिक है तो बेटर रखना पड़ेगा। एसिडिक हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, हमको खट्टी लगाने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, आहट नाक जलने लगता है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। लगातार अगर कोई उसको यूज करता है तो वो एसिड की वजह से आंखें गल जाती है अंदर से। आंखें गल गई तो फिर सॉल्यूशन क्या है? या तो काट के वो छोटी कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर रबड़ के ट्यूब डाल देते हैं। पर एक बार ये बॉडी ऑपरेट हो गई तो उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है खोल गया एक बार तो रिलायबिलिटी कम हो गई। तो कोशिश करो या तो बिल्कुल ना सेवन करो इसका। जब से मुझे पता चला, मैंने भी कोई तुम्हारी एज में से तो, या फिर जब मेरा कोचिंग चल रहा था पहले बच्चों का आइसक्रीम सोडा जो पार्टी थी ना, इसके अंदर आइसक्रीम डाल के खाते थे, वो सब किया हुआ है। पर अभी यूं समझ लो 15 साल से ज्यादा हो गए, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप कुछ भी पी रहे हो। इवन जहां लोग पी रहे थे वहां से खिसक लग जाते हैं। शादी में सब लोग दूर हट जाते हैं, शादी में नहीं जाते हैं। इसको देशद्रोह से लिंक कर दिया, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां कौन सी हैं? मल्टीनेशनल है। तो अगर ये पी रहे तो देशद्रोह कर रहे हैं, इससे लिंक कर दिया। तो ये सब बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। जो लोग रेगुलर पीते हैं 40 साल की उम्र आते आते उनकी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने के जितने भी केस हो रहे हैं, ये तो कहते हैं किडनी को निकालने में बहुत जोर आता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर चलाएंगे एंडोस्कोपी से पता करेंगे। ये एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन और ले लो सेकेंडरी कोर्स में। और सिग्नल ट्रांसमिशन, और सिग्नल ट्रांसमिशन विदाउट एनर्जी लॉस। इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता सिग्नल को भेजते हैं। और सिग्नल ट्रांसमिशन विदाउट एनर्जी लॉस। तो बैंकिंग फील्ड में और मिलिट्री फील्ड में सब जगह ऑप्टिकल फाइबर ही आ गया है। इलेक्ट्रिकल केबल्स को हटा दिया गया, मेटल की केबल्स को हटा दिया, ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है सारा कम्युनिकेशन। सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है कम्युनिकेशन सिस्टम में। एक लास्ट यूज और ले लो, इन स्पाइन, SPYING, स्पाइन, जासूसी। पतला सा ऑप्टिकल फाइबर की होल से, दरवाजे की जल से, खिड़की की जल से अंदर चला जाएगा, पीछे कैमरा लगा हुआ, अंदर सारा हाल पता चलेगा। तो पिक्चर चल रही है, मैं हूं ना, और उसमें कमांड ऑपरेशन करना है शाहरुख खान को, तो उसको पता होना चाहिए कितने आतंकवादी हैं जिन्होंने होस्टेज बनाया है, उनके पास कितने हथियार हैं, उनकी पोजीशन क्या है, कहां वो तैनात है। तो ऑप्टिकल फाइबर चलाएंगे, उससे अंदर का पूरा हाल कैमरे पर देख लेंगे, उसके बाद एक साथ धावा बोलकर उनको नियंत्रण कर देंगे, कमांड ऑपरेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट PIR। कल आगे पढ़ते हैं, आज के लिए काफी।